हेलो एवरीवन, टुडे आवर चैप्टर इज़ इमर्जेंस ऑफ गांधी। इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। तकरीबन 1913-14 से लेकर 1919 तक होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो कमीशंस हैं, चाहे वो एक्ट है, वो सभी इस एक चैप्टर में हमें पढ़ना है। पर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है वो है गांधी जी। इमर्जेंस ऑफ गांधी में स्पेसिफिकली फ़िलहाल आज के लेक्चर में मैं गांधी को इंट्रोड्यूस करूंगी। इसमें हम उस एरा के बारे में बात करेंगे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह से जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इंडियंस के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ही वॉज अ सन ऑफ अ दीवान यानी कि मिनिस्टर ऑफ काठियावाड़ स्टेट इन गुजरात। ये लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। उसके बाद 1893 में जब ये लॉ पढ़ के इंडिया वापस आए, ऐसा हम कई किताबों में पढ़ते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने भाई और बाकी लोगों के साथ, पर वो एक सक्सेसफुल बैरिस्टर नहीं बन पा रहे थे। तो 1893 में दादा अब्दुल्ला उन्हें साउथ अफ्रीका ले जाने का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए, क्योंकि कुछ केस था जो दादा अब्दुल्ला का साउथ अफ्रीका में होना था। तो गांधी जी को उसके लिए ले जाने के लिए प्रस्ताव रखा गया और गांधी जी ने हाँ भी कर दी और 1893 में गांधी जी मूव्ड टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, वहाँ पर जाकर उन्होंने कई ऐसी चीज़ें विटनेस की जो कि इंडियंस के अगेंस्ट हो रही थी, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वाइट सुपीरियॉरिटी एंड ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट इंडियंस। चाहे वो उनके वर्किंग राइट्स हों, चाहे वो बेसिक जीने के लिए जो राइट्स हैं जैसे कि शेल्टर, फूड वगैरह है, वो सब राइट्स भी उन लोगों को नहीं दिए जा रहे थे। तो उसी समय गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो उन इंडियंस के लिए अब लड़ने वाले हैं, उन्हें उनके हक, उनके राइट्स दिलवाने वाले हैं। और फाइनली इन सब से लड़ के सत्याग्रही बनकर वो 1914 में इंडिया लौटे थे। साउथ अफ्रीका में 3 कैटेगरीज के इंडियन लेबरर्स रहते थे। एक थे इंडेंचर्ड, दूसरे थे एक्सटेंचर्ड और एक थे मुसलमान। ठीक है, इंडेंचर्ड कौन थे? वो लोग जो कि 1890 के आसपास साउथ अफ्रीका मूव हुए थे। किस की तलाश में? काम की तलाश में। और वहाँ पर वो लोग शुगर प्लांटेशंस में काम करते थे। ठीक है, उसके बाद आ गए एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स जो कि बुजुर्ग थे, ओल्ड थे, काम करने के लिए इतने सक्षम अब नहीं रहे थे और वो लोग, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स अब एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है, और तीसरे थे मेमन मुस्लिम्स। ठीक है, ये वो मुसलमान होते हैं जो कि साउथ इंडिया के थे बेसिकली, जो बेसिकली इंडेंचर्ड लोगों को, लेबरर्स को साउथ अफ्रीका तक लेकर गए थे। और ये मेमन मुस्लिम्स जो हैं, ये कौन है? ये ऐसे मुसलमान हैं जो कि सुन्नी सेक्ट को बिलोंग करते हैं, पर कुछ चीज़ों में, कुछ कस्टम्स या लॉज ये हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कौन थे? ये मर्चेंट्स थे। ठीक है, व्यापारी। ठीक है जी, अब बात करते हैं इंडेंचर्ड क्या होता है। इंडेंचर्ड जो ये वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इंडेंचर्ड का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट से है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेबरर्स के साथ किया करती थी, जहां उन्हें वेजेस, जो पैसे हैं, डेली या एनुअली या मंथली नहीं दिए जाते थे, उन्हें ले जाने का खर्चा उठाया जाता था, उन्हें वहां पर रहने को जगह दी जाती थी और उन्हें वहां पर बेसिक खाना वगैरह जो था वो दिया जाता था। ठीक है, मतलब शेल्टर, फूड एंड क्लोथ, ये सब चीज़ें उन्हें मिलती थी, पर उन्हें पैसे जो थे वो नहीं दिए जाते थे उनसे काम करवाने के बदले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था इस समय कि इंडेंचर्ड लेबर्स तो ठीक है, जो काम कर रहे हैं, उन्हें उनका खर्चा जो है वो सरकार उठा रही है, लेकिन वह लोग जो अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ वहाँ पर रह रहे थे और अब काम करने में इतने सक्षम नहीं थे, बूढ़े हो चुके थे, उन लोगों को सरकार ने उनके ऊपर एक पोल टैक्स लगाया है। पोल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो उन लोगों को साउथ अफ्रीका के नटाल नाम के शहर में, जहाँ पर सभी लेबरर्स को, इंडियन लेबरर्स को रखा जाता था, वहाँ पर रहने के लिए एक टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो काम तो कर नहीं सकते, तो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है उन लोगों को रखने का, इसलिए सरकार ने उनके ऊपर एक टैक्स इम्पोज किया है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पैसे तो वो कमा नहीं रहे हैं क्योंकि कमाने लायक रहे नहीं है,
ठीक है। तो पैसे उनके पास कहाँ से आएंगे कि वो टैक्स भरते, ठीक है। अब उस समय इन लोगों की क्या कंडीशंस थी, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, ठीक है, ना इनके पास कोई वोटिंग राइट था। इन्हें एक बेसिक जो कहते हैं ना साफ सुथरी जगह पर भी नहीं रखा जाता था, जहाँ पर सफाई नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ें थी, कंडीशन थी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था, ऐसे जगह पर इन्हें रखा जाता था, ठीक है। और ये उस जगह से 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, और इवन एक पब्लिक फुटपाथ तक ये लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। और मोस्टली ये इंडियंस कहाँ पर बसे हैं, साउथ अफ्रीका के नटाल नाम के शहर में, ठीक है, NATAL, ठीक है। ना ये एक शहर से दूसरे शहर मूव कर सकते हैं। अब आता है गांधी जी का 1894 में, जब वो हिंदुस्तान से चले गए 93 में, तो अब उनका जो स्ट्रगल का जो फेस है हम वो देखने वाले हैं। तो उनके बेसिकली हम 2 फेजेस के बारे में बात करते हैं, एक है मॉडरेट फेज और एक है पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज। पैसिव रेजिस्टेंस पे मैंने आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए कहा था, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मेंस में आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, तो आपने 4 मार्क्स का ज़रूर पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में एक आंसर तैयार करना है, ठीक है। अब आता है मॉडरेट फेज, जो कि 1894 से लेके 1906 तक रहा, ठीक है। इसमें गांधी जी ने हमारे मॉडरेट्स की तरह बैठ के चिट्ठियाँ लिखी, पिटिशंस लिखे, मेमोरियल्स लिखे ब्रिटिश सरकार के लिए और साउथ अफ्रीका में जो अथॉरिटीज़ थी उनके लिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स है और हमारी मदद की जाए, बट अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली इन्होंने इसी समय के बीच में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना थी वो की, ताकि वो इंडियंस की जो ग्रीवियंसेस हैं उन्हें उनके बारे में सरकार को अवगत कराया जा सके, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इन लोगों ने क्या किया, गांधी जी ने जितने भी इंडियंस थे और उनके जो कैटेगराइजेशन दिया, सब सेक्शंस थे, उन सबको आपस में यूनाइट कर लिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर तुम्हें राइट्स चाहिए तो तुम्हें ये बीच में जो दूरियां हैं या कैटेगराइजेशन है इसे छोड़ना होगा और इकट्ठे इंडियन होकर सामने आकर यूनाइट होकर लड़ना होगा, ठीक है। और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन नटाल कांग्रेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि लड़ना है इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वाइट सुपीरियोरिटी के अगेंस्ट, ठीक है। अब जो ये थोड़ा सा मैं नटाल कांग्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की है, इसकी जो स्थापना है वो 22 मई 1894 में हुई थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कांग्रेस भी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, जो कि 22 अगस्त सेम ईयर 22 अगस्त में उसे सेटअप किया गया था, ठीक है। इट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, ऑब्वियसली वी नो दैट, जो कि किस पोस्ट पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, ऑनरेरी सेक्रेटरी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला का असली नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, अब्दुल्ला हाजी अदम जावेरी, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में दादा अब्दुल्ला के बारे में कुछ क्वेश्चन आता है और वहाँ पे दादा अब्दुल्ला नहीं लिखा है, तो आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, विच इज़ अब्दुल्ला हाजी अदम जावेरी, ठीक है। और इन्हें इलेक्शन के माध्यम से ही बिकेम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नटाल कांग्रेस, ठीक है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पेपर भी पब्लिश होने लगा जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। अब आता है 1906 के बाद पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज, जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब गांधी जी ने इसके माध्यम से अब 1906 के बाद पैसिव रेजिस्टेंस शुरू किया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस और हिंदी में कहते हैं सत्याग्रह। अब इसके अंडर कम से कम 4 कैंपेन्स हैं मिनिमम, जो हमारे बुक में लिखे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने 4 कैंपेन्स किए थे। सबसे पहले 1906 में सत्याग्रह लॉन्च किया गया जिस अगेंस्ट ट्रांसवाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो सरकार ने क्या किया इंडियंस के अगेंस्ट, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना बनाना होगा और उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट जो हैं वो होने चाहिए। अब गांधी जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है कि बाकी साउथ अफ्रीका के बाकी रेजिडेंट्स ना बनाएं और इंडियंस को बोला जाए कि तुम अपने आप को रजिस्टर करवाओ कि तुम यहाँ पर ऐसा ऐसा लेबरर बन के और रहते हो। तो गांधी जी ने बोला कि कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाने वाला है, ना तुम अपने कोई फिंगरप्रिंट देने वाले, कुछ नहीं करोगे। और प्लस सरकार ने ये भी कहा कि जब सर्टिफिकेट बन जाएंगे तो हमेशा उन्हें अपने गले में लटका कर चलो, ठीक है। पर गांधी जी ने बोला कि हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने जितने भी इंडियंस थे उन सबको उन्होंने यूनाइट किया और कहा कि तुम ये काम नहीं करने वाले हो, ठीक है। और उन्होंने इसी समय एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जिसका नाम था पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, ठीक है। इस एसोसिएशन के माध्यम से गांधी जी ने नेतृत्व किया इस कैंपेन का अगेंस्ट ट्रांसवाल
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो किसी भी आदमी ने, इंडियन ने इसे रजिस्टर नहीं किया, लेकिन सरकार ने ज़बरदस्ती धोखे से रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो जब रजिस्ट्रेशन करवा ली धोखे से सरकार ने, तो क्या किया, लोगों ने इकट्ठे होकर पब्लिक में अपने सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा किया और जला दिया। अब क्या हुआ, जेल हो गई इन लोगों को, ठीक है। पर गांधी जी ने कहा था कि चाहे जेल हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम पेनल्टी दे देंगे, लेकिन हम सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अपने आप में ही ये सत्याग्रह जो था वो उत्पन्न हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का ये था कि आई एम गोइंग टू फेस द एडवर्सरीज विद द डिवोशन इन ट्रूथ एंड बाय स्टेइंग ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। अब अथॉरिटीज़ ने जब ज़बरदस्ती इनसे थ्रू द मेथड ऑफ डिसीट, डिसीट क्या होता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर या फिर चीटिंग करना, बिट्रे करना किसी को, सर्टिफिकेट्स बनवा लिए और इंडियंस ने वो जला दिए, ठीक है। जेल हो गई, लेकिन हुआ ये कि पॉपुलैरिटी इस चीज़ को इतनी ज़्यादा मिल गई कि साउथ अफ्रीकन अथॉरिटी जो थी, गवर्नमेंट जो थी, वो इतनी नेगेटिव लाइट में, बैड लाइट में दिखने लगी कि अल्टीमेटली उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ जो था वो करना पड़ा। सो दे बाउ डाउन अल्टीमेटली बिफोर इंडियंस, ठीक है। अब दूसरा कैंपेन आता है अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन माइग्रेशन। अब जो ये बेचारे इंडियंस हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर इन्हें सरकार ने बोला कि तुम नटाल में रहो, तो ये उससे बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। अब गांधी जी ने बोला क्यों नहीं आ सकते तुम बाहर, हम तुम जाओगे बाहर, हम सब इकट्ठे मिलकर शहर शहर घूमने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसवाल कैंपेन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था, उन्होंने उसी को वाइडन अप किया, उसी पिछले वाले कैंपेन को, और डिसाइड किया कि हम इमिग्रेशन रूल्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सारे इंडियंस मिले और वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के लिए जाने लगे, ठीक है, ट्रैवल करने लगे, माइग्रेट होने लगे। और जिस लाइसेंस की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी ट्रैवल करने के लिए, उन्होंने कहा हम कोई लाइसेंस तुम्हें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली लाइसेंस उन्होंने दिखाए नहीं और उन्हें जेल हुई, ठीक है। अब तीसरा कैंपेन आता है अगेंस्ट पोल टैक्स। पोल टैक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोल टैक्स वो लोग देते थे जो अब इंडेंचर्ड एग्रीमेंट के अंडर नहीं आते थे, ठीक है। एंड इंडियन मैरिजेस इनवैलिडेशन। अब क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो भी शादियां क्रिश्चियन राइट्स या कस्टम्स के हिसाब से नहीं हुई हैं, उन्हें हम इलीगल करार देते हैं। और दूसरी शादियां जो कि क्रिश्चियन राइट से नहीं हुई है, मतलब बाकी जो धर्मों की जो शादियां हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं, और उनके द्वारा जो भी, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो भी इलेजिटिमेट है, हम उन्हें मान्य या लॉफुल या लीगल करार नहीं करते, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंडियंस की जो मान्यताएं थी, इंडियंस में अब यहाँ पर हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं और पारसी लोग भी आ रहे हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, इन सब की जो शादियां थी वो अमान्य करार कर दी गई, बच्चे भी इलेजिटिमेट बोल दिए गए। तो वुमेन की जो एक डिग्निटी थी, एक ऑनर था, उसे काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट पहुंची, काफ़ी ज़्यादा वो उस चीज़ के बारे में बात होने लगी। तो इस कैंपेन के ज़रिए जो था, मतलब इस कैंपेन में औरतें भी जुड़ने लगी अपने हकों और इज्जत के लिए, ठीक है। और जो ये पोल टैक्स था, ये आपका जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें 3 पाउंड्स लिखा है, ओनली 3 पाउंड्स इज मेंशन्ड, लेकिन जो मैंने इंटरनेट पे, मैंने गूगल पे देखा है तो पोल टैक्स 25 पाउंड्स का लिखा था या फिर 375 रुपये, और ये एनुअली है, ठीक है। तो इन केस अगर वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इन केस अगर आ जाए तो यू शुड नो, ठीक है। ये 10 पाउंड या मेरे ख्याल से 10 स्टर्लिंग्स लिखा हुआ है, तो यू कैन रिमेंबर, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि अच्छा हम पोल टैक्स नहीं देने वाले हैं और हम जो है फ्रीली, एक फ्री मैन की तरह नटाल में अब रहने वाले हैं, ठीक है। और जो ये शादियां हैं इन्हें भी आपको लीगल करना पड़ेगा, हम अब फिर से थोड़ी शादी करेंगे क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ का जो एक असर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर दिखने लगा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे दुनिया भर में, और इनके अपने क्या कहते, एक पेपर भी था, इंडियन ओपिनियन भी था, जिसमें ये सब चीज़ें छपा करती थी। तो धीरे धीरे गांधी जी जो हैं इस फेज में इंडिया में फेमस हो रहे हैं, ठीक है। लोगों को पता चल रहा है कि हमारा एक इंडियन भाई है जो कि साउथ अफ्रीका में अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, तो शायद वो वापस आए अगर, तो हमारे देश के लिए, मतलब अपने देश के लिए भी लड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया में पहुंच रही है, ठीक है। अब एक और प्रोटेस्ट है अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें भी वही चीज़ है कि आप नटाल से कहीं और नहीं जा सकते, ट्रांसवाल नहीं जा सकते, लेकिन इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने इलीगली माइग्रेट होना शुरू कर दिया और उन्हें जेल दे दी गई।
अब जब इतने सारे कैंपेन्स हो रहे हैं और हर इंडियन भाई बंधु को जेल में भेजा जा रहा है, तो जो प्लांटर्स वहाँ पर बाकी काम कर रहे हैं और जो माइनर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए वो लोग, ठीक है, वो स्ट्राइक पर चले गए। और जो हमारे जी.के. गोखले हैं, हमारे गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं, उन्होंने इंडिया में जगह जगह टूर करना शुरू किया और गांधी जी और अपने इंडियन भाइयों के प्रति जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, एक पब्लिक अवेयरनेस या पब्लिक ओपिनियन जो था वो पैदा करना शुरू किया, लोगों में अवेयरनेस लाना शुरू की। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि आप अपने नोट्स खोलें। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जी.के. गोखले 2 बार फॉरेन गए हैं, जो हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट विजिट के लिए। एक वो इंग्लैंड गए थे और दूसरा वो साउथ अफ्रीका गए थे 1912। तो आपने चेक करना है उस पॉइंट को और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और इस समय 1910-11 के आसपास ये बात है, तो इंडिया में जो हमारे वाइसरॉय हैं इस समय लॉर्ड हार्डिंगे, जिन्होंने बंगाल पार्टीशन का जो एक्ट था उसे कैंसिल कर दिया था, तो उन्होंने भी इस चीज़ का, इन इंसिडेंट्स के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाई थी, ठीक है, कंडेम किया था। अब फाइनली इतने सारे कैंपेन्स के बाद एक कॉम्प्रोमाइजिंग एग्रीमेंट नेगोशिएशन होने लगी गांधी के बीच में। लॉर्ड हार्डिंगे भी उसमें थे। उसमें साउथ अफ्रीका की जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, एंड्रयूज थे, जनरल स्मर्ट्स थे, उन्होंने सबने हिस्सा लिया और इंडियन मैरिजेस को लीगल करार दिया गया, ठीक है। दूसरा, जो पोल टैक्स और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जो डिमांड्स थे उन्हें भी फुलफिल किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आपकी जो ये इमिग्रेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इसके लिए भी हम कुछ करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ किया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम करेंगे या हम इस इशू को थोड़ी सिंपैथी से डील करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, और गांधी जी ने इस समय में 2 फार्म्स, ठीक है, 2 फार्म्स सेटअप किए थे। क्यों सेटअप किए थे? क्योंकि जो इंडियंस बेचारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उन्हें और उनके परिवारों को एक सस्टेन्ड लाइफ देने के लिए, प्लस इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए, एकजुट होने के लिए उन्होंने 2 फार्म सेटअप किए थे। एक फार्म उन्होंने 1904 में सेटअप किया था जिसका नाम था फोनेक्स, ठीक है, और नटाल में था, ठीक है, वेयर इट वॉज फाउंडेड एट नटाल, ठीक है। और ये जो फार्म है 1904 वाला, ये इस्टेब्लिश हुआ था, जब फाउंड हुआ था तो गांधी जी इस टाइम पर इट वाज हाईली इंस्पायर्ड और ऑन द लाइंस ऑफ जॉन रस्किन्स बुक अनटू द लास्ट, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन सा 1904 में कौन सा फार्म सेटअप किया था, तो आंसर विल बी फोनेक्स। और क्यों सेटअप किया था? बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉन रस्किन्स अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट में डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की गई है कि एक सिंपल लाइफ कैसे होनी चाहिए, डिग्निटी क्या होती है, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात की है, ठीक है। जो टॉलस्टॉय फार्म है ये 1910 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और ये 1913 तक इस फार्म ने सर्वाइव किया, ठीक है। ये जो फार्म है इसका नाम गांधी जी के एक एसोसिएट ने रखा था ऑन द नेम ऑफ अ रशियन राइटर एंड अ नॉवलिस्ट, ठीक है। गांधी जी के एक एसोसिएट थे जिसका नाम था हरमन कैलेनबैच, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1910 में सेटअप हुआ था और 1913 तक रहा, ठीक है। इस फार्म के थ्रू क्या क्या होता था? स्किल ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट लोगों को दिए जाते थे, चाहे वो स्कैवेंजिंग है या और कोई भी, मतलब कारपेंटिंग है, कोई भी मैनुअल वर्क है, उसकी ट्रेनिंग इन फार्म्स में दी जाती थी। प्लस बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती थी, को एजुकेशन होता था फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, और सोशल सर्विस और सिटीजन्स के क्या राइट्स होते हैं, क्या एथिक्स होते हैं, उन सब के ऊपर जो नॉलेज है, जो बेसिक ज्ञान है, वो साझा किया जाता था। सो दैट्स ऑल अबाउट योर गांधी इन साउथ अफ्रीका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गांधीज सत्याग्रह और गांधीज इमर्जेंस इन इंडिया। थैंक यू सो मच।